सुप्रभात आप सभी बच्चों को। मैं मंजू शर्मा, आपकी कक्षा अध्यापिका और संस्कृत की अध्यापिका। आज मैं आपको संधि पढ़ाने जा रही हूँ। पर संधि पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि संधि में आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि सीबीएसई के अनुसार इस साल संधि में थोड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि पिछले साल हमने स्वर संधि पढ़ा था, सिर्फ स्वर संधि, और बाकी की संधि हमने कक्षा 10 में पढ़ी थी। पर इस बार आपको स्वर संधि के साथ साथ व्यंजन संधि भी पढ़ना है। अब सबसे पहले ये जानिए कि संधि किसे कहते हैं। अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को हम ये परिवर्तन वर्णों में होते हैं और उन्हीं वर्णों में बदलाव होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं संधि। जैसे कि विद्याधन आलय विद्यालय, रमाधन ईस रमेश। अब संधि के प्रकार आप अपने स्क्रीन में देखिए कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब होता है कि पदों में स्वरों, जो वर्ण होते हैं, जो पद होते हैं, उनके प्रथम पद और उत्तर पद में जो स्वर है, उन स्वरों में बदलाव होता है और एक नया स्वर बनता है, उसे हम कहते हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि 2 प्रकार के होते हैं: प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो और बदलाव व्यंजन में होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और उत्तर पद का भी अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण व्यंजन हो, उसे हम व्यंजन संधि के नाम से कहते हैं। किसी भी तरीके से वो बदलता किस में है, व्यंजन में, इसलिए हम उसे व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। विसर्ग संधि आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि विसर्ग संधि का मतलब होता है विसर्ग में बदलाव। अगर प्रथम पद के बाद विसर्ग है तो उसका किसी भी वर्ण में परिवर्तन हो रहा है तो वो कहलाता है विसर्ग संधि, क्योंकि वो विसर्ग में विसर्ग ही बदल रहा है, इसलिए हम उसे कहते हैं विसर्ग संधि। पर आपको कक्षा 9 में स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ना है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में भी मैंने बताया कि स्वर संधि स्वरों में बदलता है, स्वर बनता है। वर्ण किस में बदलते हैं, स्वर में बदलते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। स्वर 2 प्रकार, हर्ष और दीर्घ, तो इन हर्ष स्वरों को दीर्घ करने का नियम दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण और पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई समान अक है, अर्थात कोई स्वर है और बदलता है दीर्घ में, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे हीम धन अंश। हीम में पहला स्वर क्या है, म, छोटा अ, और अंश में भी छोटा अ। बदल किस में रहा है, आ में। हिमांशु आ बन रहा है वो, इसलिए वो कहलाया दीर्घ संधि। उसी का दूसरा है परम धन आनंद। परम में भी अ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी आ है। छोटा अ और बड़ा आ दोनों मिलकर भी आ ही बन रहा है। इसी प्रकार ई में आइए। ई आप देख सकते हैं मुनिधन इंद्र, दोनों में ही छोटी ई है, पर बन किस में रहा है, बड़ी ई में, इसलिए वो कहलाया दीर्घ संधि मुनिंद्र। कपिधन ईस, इसमें छोटी ई और बड़ी ई है, पर फिर भी बन रहा है बड़ी ई में। रजनीश, रजनीश में प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ा ई है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी बड़ा ई है, और वो क्या बन रहा है, रजनीश। उसी प्रकार हम ऊ में आते हैं। ऊ देखते हैं कि गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश, सुधन उक्ति, सुक्ति, भानुधन उदय। उसी प्रकार री का भी आप देख सकते हैं मातृधन ऋणम, मातृ ऋणम। छोटी री लिखने का मतलब होता है एक बार आप उसे घुमाएं, लिखा जाता है तो उसको 2 बार घुमाया जाता है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए वो 2 बार टर्न किया गया है ना, उसे कहते हैं मातृ ऋणम। पितृधन ऋणम,
पितृ ऋणम। ये हो गया आपका दीर्घ संधि। अब आते हैं हम गुण संधि में। गुण संधि में क्या होता है? हर्ष व दीर्घ ई उ और री को क्रमशः ए ओ और अर करने का नियम। उसको सीधे शब्दों में हम बता सकते हैं कि यदि ई है तो वो बदलेगा किस में? ए में। यदि उ है तो वो बदलेगा ओ में, और यदि वो री है तो बदलेगा अर में। यदि अ अथवा आ के बाद हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री हो तो उनका क्रमशः ए ओ अर में बदलाव हो जाता है। ये कहलाता है गुण संधि। आप उदाहरण एग्जाम्पल या यथा में देख सकते हैं। धन धन इंद्र, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है पर उत्तर पद में क्या है? ई है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ई है तो क्या बनेगा? ए बनेगा, अर्थात धनेन्द्र। यहाँ भी देखिए रमाधन ईव, यहाँ भी ई है तो वो बनेगा ए, रमेव। ओ बनाने का नियम, ओ का देखिए सूर्य धन उदय, बचपन से आप देखते आ रहे हैं सूर्योदय। सूर्योदय कैसे हुआ? प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है पर उत्तर पद में उ है, और हमने नियम में सीखा कि उ है तो वो क्या बनेगा? ओ, इसीलिए वो होता है सूर्योदय। जैसे कि लता धन उक्ति, लतोक्ति, अर्थात आ और उ मिलकर क्या बन गया? ओ बन गया। अब आइए अर, अर्थात आ धन री, क्या बनेगा? अर। जैसे कि वसंत धन ऋतु, वसंत ऋतु। आपको लिखेंगे तो उस समय आपको पता नहीं चलेगा, पर जब उसको अलग अलग वर्णों में तोड़कर लिखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे कि राजा धन ऋषि, राजश्री। ये आपको समझ में आ गया। दीर्घ संधि हमने जान लिया कि हर्ष को दीर्घ करने का नियम, और दूसरा गुण संधि ई उ ए को ई उ री को क्रमशः करने का नियम। तीसरा है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में बहुत ही छोटा नियम है, ए ओ को क्रमशः और औ बनाने का नियम। यदि अ अथवा आ के बाद ए ऐ हो तो उनके स्थान पर और औ हो जाता है। कैसे? आप देख सकते हैं, अधन ए बराबर ऐ, या फिर अधन ऐ बराबर ऐ। दूसरे रूल में आप देख सकते हैं, आधन ए बराबर ऐ और आधन ए बराबर ऐ। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अधधन एव अधेव, सदाधन एव सदैव, और ए मिलकर बन जाता है बड़ा ए, इसलिए उस पे दो मात्रा होती है, सदैव। उसी प्रकार ओ बनाने का नियम है, अधन ओ बराबर औ, आधन ओ बराबर औ, या फिर अधन औ बराबर भी औ, या आधन औ बराबर भी औ। आप इसमें देख सकते हैं, इसका उदाहरण में दिया है, रूप धन औदार्यम, अर्थात रूपोदार्यम। औ बन रहा है विद्याधन औत्सुक्यम, अर्थात विद्योष सुक्यम। ये हो गया 3। अभी तक हमने 3 पढ़ लिया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। दीर्घ में हर्ष को दीर्घ करने का नियम है, और गुण संधि में ई उ री को क्रम अर करने का नियम है। अब वृद्धि संधि भी आपने जान लिया। वृद्धि संधि में ए ओ को अ करने का नियम है। एक एक लाइन में आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यन संधि, यन हमारा चौथा संधि है। इसमें ई उ री को क्रम ई उ री को क्रम व र ल बनाने का नियम। यदि ईक है, अर्थात छोटी ई है या बड़ी ई है, तो वो बनेगा य, या छोटा ऊ है बड़ा ऊ है तो बनेगा व। यदि छोटा री है बड़ी री है तो बनेगा र, और यदि री है तो बनेगा ल। जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि धन अपि, यद्यपि। यहां आप देख सकते हैं, यदि धन अपि, यद्यपि, अर्थात ई और अ। रूल में हमने पढ़ा कि यदि ई है तो वो बनेगा य, अर्थात क्या बन रहा है? यद्यपि।
उसी प्रकार आप दूसरा देख सकते हैं, व किस तरीके से बनेगा? उ अगर है तो वो बनेगा व। मधुधन अस्ति, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? उ है, वही उ बन जाएगा व। मधवस्ती। वधूधन आशय, वध्वाशय। री बनाने का नियम है र। मातृधन अंशः, मात्रांश, यहाँ री र में बदल रहा है। पितृधन आदेश, पित्रादेश। ल री जो है, ली आधा र, उसमें क्या बन रहा है? मातृधन अंश, यहाँ र री में बन रहा है, मात्रांश। ल री धन आकार, लकार। सिर्फ री पूरा हट गया और उसके जगह पे ल लग गया, क्योंकि वो पूरा का पूरा वर्ण। आप यहीं कंफ्यूज हो सकते हैं, आप यहीं आपको दिक्कत होगी कि ये ल कैसे हुआ। री के जगह पे आप इसको देख सकते हैं, ये री, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपका ल बन जा रहा है, इसलिए ये हुआ लकार। इसलिए क्या बना? ये लकार। आपको समझ में आ गया होगा। आप यहां भी देख सकते हैं, यहां ये दूसरे वाले में भी आप देख सकते हैं, ये री किस में बनेगा? ल में बनेगा, अर्थात क्या बनेगा? लकार। अब आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा संधि, आयादी संधि। आयादी संधि ए औ को क्रमशः औ, आए और आव करने का नियम। यहाँ यदि ए है तो क्या बनेगा? अय, और यदि ओ है तो वो बनेगा, यदि बड़ा ए है तो बनेगा आय, और बड़ा ओ है, औ है, तो बनेगा वो आओ। इन नियमों में आप देख सकते हैं कि यदि ए और औ के बाद कोई भी समान या फिर असमान स्वर हो तो क्रमशः ए को ऐ, ओ को औ और ऐ को आए और औ को आओ हो जाता है। फिर से मैं इसको एक बार दोहराती हूँ। ए बनेगा ऐ में, ओ बनेगा औ में, और बड़ा ऐ बनेगा आय में, और बड़ा ओ बनेगा औ में, अर्थात ऐ, आय, औ, आव करने का नियम। आप एग्जाम्पल में इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ने धन अनम, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण ने। ये ने में ए की मात्रा है, और ये क्या बन रहा है? अय बन रहा है। उसी प्रकार से में ए की मात्रा है, ए वो बन रहा है। पो में ओ की मात्रा है, यहाँ औ बन रहा है। उसी प्रकार अय की मात्रा ए वो बन रहा है, और ओ बन रहा है आओ। ये आप जान गए। ये इसको किस तरीके से पढ़ना है। अब हमें इस पूरा तरीके से मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। नेधन अनम नयनम, सेधन अनम शयनम, पोधन अनम पवनम, नेधन अंक नायक, पोधन अनम पवनम। ये पूरा संधि मैं आपको फिर से आज एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों में जब किसी भी नियम के अंतर्गत परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ना है। स्वर संधि में आप दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। आज मैंने आपको इतना ही बताया है कि दीर्घ संधि हर्ष को दीर्घ करने का नियम, गुण संधि हर्षों में ई उ री को क्रमशः और अर करने का नियम, वृद्धि संधि में ए ओ को क्रमशः
का नियम, यन संधि में ई उ री को क्रमशः ल करने का नियम, और अयादि संधि में अय करने का नियम, औ करने का नियम, आय करने का नियम, आव करने का नियम। आज के इस वीडियो में आज इतना ही। अंत में आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ।